देखो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है और कन्फर्मर्स की अब हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट फाउंड बाय द फ्री रोटेशन। देखो फ्री कहते हैं, बार बार फ्री है, बट उसके लिए अगर एग्जैक्ट आप बोलो एकदम, तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट। समझ पा रहे हो? लेकिन ध्यान रहे, ये इतना होता है डिफरेंस ना। जैसे मान लो अगर 1 रुपए का सिक्का आमतौर पर इंसानों का गिरता है ना, और उसी इंसान की 2,000 की नोट गिर जाए, ठीक है ना, तो 1 रुपए का सिक्का देखने के लिए वो आमतौर पे क्या होगा, शायद वो ना देखे, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन 2,000 की नोट के लिए कोशिश करेगा ना। तो वही बात यहाँ भी है। क्या बताओ, क्या 1 रुपए की कोई कीमत नहीं है? बोलो भाई, क्या 1 रुपए की कोई कीमत नहीं है? आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं और 1 रुपए आपके पास कम पड़ गए, तो आपका पेमेंट नहीं होगा ना। मतलब फिर तो आप कितनी भी इम्पोर्टेंट, कितनी भी आपको जल्दी हो, पेमेंट तो आप नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो वही कहानी यहाँ भी, मतलब 1 रुपए की कीमत तो है, लेकिन वो ऑलमोस्ट आपके लिए क्या है, आपको फ्री ही लगता है, आपको ज़ीरो ही लगता है। तो वैसे ही बात यहाँ भी है कि फ्री रोटेशन के लिए एनर्जी मतलब रोटेशन के लिए एनर्जी थोड़ी बहुत तो चाहिए, बट वो इतनी कम है ना कि इसको आसानी से गेन करके एकदम फ्रीली ये काम अपना कर सकते हैं रोटेशन का, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार क्या बोलते हैं, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखो। जैसे ये है, ठीक है ना। अभी देखो ये सारी चीज़ें, है ना। देखो ये एक साथ, 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 है ना, सब सही चल रहा है। अब इसको मैंने क्या किया, एक को फिक्स किया, दूसरे को मूव कराना स्टार्ट किया, दूसरे को मूव कराना स्टार्ट किया, किया 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 किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे ना। और फिर ये बताओ, ये रोटेशन जो मैं करा रहा हूँ, एक को कांस्टेंट करके दूसरे को जो रोटेट करा रहा हूँ, कोई लिमिट है क्या कितने डिग्री से मैं रोटेट करा सकता हूँ? 0.10, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या उससे भी छोटा एंगल या उससे भी बड़ा एंगल। तो इसीलिए कन्फर्मर्स क्या बनते हैं, इनफाइनाइट। कन्फर्मर्स कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में, हम कोई किसी ने कहा थोड़ी ना है कि अगर ये मान लो ये रोटेट कराने के बाद, देखो ध्यान से, ये ना ऐसे है अभी, ऐसे, तो रोटेट कराने के बाद अगर आप देखो ना, तो ये, समझ पा रहे हो, ये अभी अभी अगर ऐसा है ना, अभी ऐसा ऐसा है, तो अगर मैं एक को कांस्टेंट करके यूं कर दूं ना, तो आप बोलोगे कि 180 डिग्री जाने के बाद दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो कोई ऐसा कोई ये कंडीशन थोड़ी ना है कि 180 डिग्री पे अगर ऑपोजिट हुए तो फिर 180 कन्फर्मर्स पॉसिबल है, नहीं। ध्यान दो, ये कन्फर्मर्स कितने पॉसिबल हैं? अगर ये कुछ ऐसा सीन अभी रहने वाला ना, कुछ ऐसा सीन अगर रहने वाला है, तो ये चाहे वन, ये देखो एक नया कन्फर्मर्स, एक नया, एक नया, एक नया, एक नया, एक नया, हर एक पॉइंट पे एक नया कन्फर्मर्स आप पा रहे हो। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे एकदम से ये क्या हो गया, अब क्या हो गए, एकदम ऑपोजिट हो गए, एकदम क्या हो गए, ऑपोजिट। समझ आ रहा है बात को, कहानी को? तो वही बात यहाँ भी है कि तब जब दोनों सेम पैटर्न पे हैं, कुछ इस तरीके से हैं, और तब जब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो दो एंड तो हमारे पास है, उस दोनों एंड्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल है। दो एंड क्या है, जब दोनों देखो ना, इस ये इथेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया CH3 तो ध्यान दो, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन को बोलते हैं फ्रंट कार्बन। ये फ्रंट कार्बन है, जो आंखें होती है वो यहाँ से देख रही होती है, ठीक है ना। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन। ये जो एक्सटेंडेड बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ठीक है ना। तो दोनों के CH3 का जो एलिमेंट अगर देखो ना, तो इसका जैसे ये वैसे ये दोनों अगर देखो ना, तो सेम पैटर्न पे लगे हैं। समझ पा रहे हो? ये तो ये जब सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, क्लिप्स, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, दोनों को घुमा के मैंने उल्टा कर दिया, ये वाई दोनों के क्या हो गए, ये नीचे नीचे आ गए, तो ये भी इक्लिप्स है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों कार्बन्स के अराउंड जो सिस्टम है ना, वो सेम है। दूसरा ये स्टैगर्ड है, देखो इसका वाई हमने ऐसे रहने दिया, इसका वाई ऐसे ही रहने दिया, और इसका वाई मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। कुछ यहाँ पे सीन कुछ ऐसा बन रहा है, देख रहे हो इसका। तो इसमें ये इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर आप देखो ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले यहाँ देखो ना, दोनों के एच के पास पास थे, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है, इसकी दो फॉक्स इधर है, इसका सिर्फ एक ही इधर है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो है ना, वो आपस में जो रिपल्शन करने के चांसेस होंगे, जो हिंड्रेंस करने के चांसेस होंगे, वो स्टैगर्ड में कम होंगे या इक्लिप्स में? आप तुरंत बोलोगे स्टैगर्ड में, क्योंकि यहाँ पे दो अगर इधर है तो एक ही इधर है, मतलब दो की जगह अगर इसके लिए, वही बात हो गई ना कि भाई इसके अगर दो लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसके सिर्फ एक ही आ गए,
यहाँ इसके दो आ रहे तो यहाँ इसका एक आ गया, तो यहाँ पे जो रिपेल करने के चांस, आपको पता होगा ना यार, थोड़ा इतना तो आपको अंदाज़ा अभी तक लग ही गया होगा, नहीं लगा तो बता देता हूँ। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, आखिर आफ्टर ऑल ये बॉन्ड पेयर जो है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है ना, तो जितने पास पास आएंगे, जब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो क्या करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जितने लोग पास पास आएंगे, हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा होगी ना, परेशानी उतनी ज़्यादा होगी। किस वाले में, इक्लिप्स वाले में। लेकिन स्टागर्ड में क्या होगा, थोड़े दूर दूर रिलेटिवली हो गए, एक बार इसके दो इधर तो इसके दो इधर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन होना थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं। स्टैगर्ड क्या होगा, इथेन में ज़्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स से। अच्छा, बीच में जो सीन बन सकता है, यहाँ पे देखो इसका वाई है बट इसका कुछ वाई इधर बन गया, तो बीच के अब जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की जितने भी सर्कस है ना, उन सबको हम बोलते हैं स्क्यू, ठीक है ना, क्यू, स्क्यू। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब इससे आगे चलते हैं और अगला सीन जरा देखो, ये 100 हॉर्स हो गया। आप देखो ना, कुछ घोड़े जैसा नहीं लग रहा है, टिक 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 टिक, देखो ना 4 पैर उसके, ये जा रहा है कुछ सवारी जैसा, तो एक इमेज बना लो दिमाग में, घोड़े जैसा लग रहा है, तो ये 100 हॉर्स हो गया। न्यूमैन, न्यूमैन आपने सिंबल देखा होगा, एक ऐसी कार आती है ना जिसका सिंबल कुछ ऐसा ही होता है, समझ पा रहे हो, जिसको हम, कौन सी कार है वो, दिमाग में छप गई होगी, नहीं छपी है तो देखो जाकर ढूंढो, ऐसी कौन सी कार है, फेमस कार है, ठीक है ना, उसका सिंबल है, उसके सिंबल जैसा। तो न्यूमैन, न्यू आगे मर्सिडीज, कुछ समझ आ रहा है, तो वही कहानी यहाँ भी है कि मर्सिडीज जैसा जो कहानी लग रहा है ना, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक होता है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल मतलब जो पिछला एच है, जो पिछले कार्बन का, अच्छा यहाँ पे जरा समझो, ये पॉइंट वाला कार्बन जो है ये फ्रंट कार्बन है, ये जो पॉइंट वाला कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, इथेन का ये फ्रंट है, ठीक है, और सर्कल वाला कार्बन कौन सा है, बैक कार्बन है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इसका एच और इसका एच दोनों एक ही डायरेक्शन में कुछ ऐसे चल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, 0, दोनों एच एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं, फ्रंट और बैक दोनों कार्बन के एच साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल 0। लेकिन अब हमने क्या किया, बैक को वहीं रखा और फ्रंट को मैंने 60 डिग्री से रोटेट करा दिया, तो ये मैक्सिमम दूरी पे हो गए। अब इसके बाद अगर मूव कराओगे तो फिर क्या होगा, ये पास पास आने लगेंगे ना, जब इसके बाद मूव कराओगे, देखो पहले समझो, फ्रंट वाले को जैसे देखो, ये मैंने से पकड़ा और मूव कराने की कोशिश की, तो पहले ये एच इस पीछे वाले एच से दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, सब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जब और 60 के बाद में मूव कराऊंगा तो ये इसके पास आने लग जाएगा, ये इसके पास आने लग जाएगा, ये इसके पास आने लग जाएगा, तो एक पीक पाने के बाद अगर फर्दर रोटेट कराओगे ना, तो आप क्या पाओगे कि फर्दर वो पास ही आ रहे हैं, तो 60 डिग्री पे इनका पीक होगा, तो 60 डिग्री इनका क्या होगा, ये स्टैगर्ड होगा, क्या होगा, ये स्टैगर्ड होगा, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि अब दूर दूर हो गए ना, यहाँ पे पास पास होंगे, खूब लड़ेंगे, छोटे बच्चे जैसे ना, छोटे बच्चे जितने पास होंगे उतना लड़ेंगे ना। और ये क्या है, इक्लिप्स, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद का जो सीन होगा किसी अनदर एंगल पे, 0 पे इक्लिप्स, 60 पे स्टैगर्ड, ये इथेन की कहानी कर रहे हैं, और उसके बीच का जो भी है वो क्या क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और हमने क्या किया, जो डायहेड्रल एंगल है ना थीटा, डायहेड्रल एंगल थीटा का एंगल ड्रॉ किया, तो आप देखो ना एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, इक्लिप्स से स्टैगर्ड आएगा, देखो इक्लिप्स से स्टैगर्ड आ गया, अगर और रोटेट कराओगे तो फिर इक्लिप्स आएगा, फिर रोटेट कराओगे फिर स्टैगर्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो तो इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, ये सीन आपका चलता रहेगा। जितना एंगल आप बढ़ाते जाओगे आप क्या पाओगे कि देखो यहाँ इक्लिप्स से चले स्टैगर्ड में पहुंचे, और मूव कराओगे फिर इक्लिप्स आ जाएगा, और मूव कराओगे फिर स्टैगर्ड, और मूव फिर इक्लिप्स, और मूव फिर स्टैगर्ड। समझ पा रहे हो ना, मूव कराना थोड़ा तो आइडिया होगा, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको दिखाऊं, ये अभी दोनों दोनों नोटबुक्स कैसे साथ साथ हैं, देख रहे हो। अब मैं पीछे वाले को रख करके ये मूव कराया, आप देखो दोनों एक दूसरे क्या हो गई, क्या हो गई, दोनों ये मूव करते हुए अपोजिट आ गई, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों एक दूसरे क्या आ गए, अपोजिट। अब फिर अगर मूव कराऊं, फिर अगर मूव कराऊं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, फिर साथ साथ हो गई वैसे ही, फिर मूव कराओगे तो फिर एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ऑपोजिट आ जाएंगे, फिर मूव कराओगे तो फिर एंगल मूव कराओगे तो फिर एक टाइम के बाद क्या आएंगे, साथ साथ आ जाएंगे ना, ये चलता रहेगा। तो वही बात यहाँ भी तो है कि देखो ना, अभी इक्लिप्स मूव कराया स्टैगर्ड, और मूव करा दिया फिर इक्लिप्स, और मूव कराया फिर स्टैगर्ड, कहानी क्लियर हो गई, मुझे लगता है आप समझ गए।
तो एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टारगेट की एनर्जी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का सीन अभी आपको समझाया है। ठीक है, नोट कर लो इसको, ध्यान से देख लो। कन्फर्मर्स कांट बी सेपरेटेड इजली, क्योंकि फ्रिक्वेंटली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, तो उनको पकड़ पाना क्या होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा। समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा। और आप जानते हो ना, मतलब दोनों फॉर्म, आपने इसको पकड़ा ये उसमें कन्वर्ट हो गया, उसको पकड़ा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इस तरीके से इनको किसी एक को निकाल पाना आपके लिए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना। डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू बॉन्ड दैट इज फ्रंट कार्बन एंड रियर। देखो इसकी डेफिनेशंस और बहुत कुछ सारी होती हैं, लेकिन आपके काम की जो है वो क्या है, देखो अभी ये बैक कार्बन के एच और ये फ्रंट कार्बन के एच के बीच में जो एंगल है ना, अभी 0 डिग्री है। अभी देखो वो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बस दो बॉन्ड्स के बीच में, फ्रंट और रियर कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच में हम एंगल जो देखते हैं ना, उसी को डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। एकदम साफ सुथरी और शांत भाषा में, जिसका भी इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हाई फाई लिखा दूंगा तो समझ नहीं आएगा, बस इतना ही ठीक है। जरा समझो, एक्लिप्स में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो दोनों फ्रंट और बैक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं पास पास आ जाएंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लड़े झगड़ेंगे तो वो दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, तो लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आप जानते हो। तो क्या होगा, एक स्ट्रेन होता है, अगर मान लो बच्चे भी दूर दूर है ना, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, शांति है घर में। अब क्या करो, उनको किसी तरीके से कोई इंसान है उनको पास लेके आए, तो उसके घर के लोग जो पहले से रहे होंगे ना, वो क्या बोलेंगे, भाई अभी किसी तरह से इनको दूर करके शांत किया ना, अब पास लाके आप फिर से परेशानी घर की मत बढ़ाओ। ठीक है ना। तो क्या करेंगे घर के लोग, उस वो जो नया इंसान आया ना, जो दोनों बच्चों को पास करना चाहता है, वो घर के लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे ना, क्योंकि घर में शांति चाहिए। तो जो जितनी फोर्स के साथ वो अपोज कर रहे हैं ना, कि भाई इन बच्चों को पास में मत लेके आओ, इक्लिप्स मत बनाओ, इसी बात को बोलते हैं ना, इसी बात को हम बोलते हैं टॉर्सोनल एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या कहानी रहने वाली, देखो। व्हेन रोटेशन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स एक्लिप्स फॉर्म, मतलब अभी वो स्टैगर्ड है, बच्चे भी दूर दूर हैं, इनको कोई पास लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। ऑपोजिशन फॉर अनस्टेबिलिटी, तो जैसे पास लाने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, ये सेटअप क्या चाहेगा पास आना, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आएगी ना, तो ये अपोज करेगा। क्या करेगा, ये अपोज करेगा कि पास नहीं आना। तो बस उसी स्ट्रेन को, उसी टेंशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्सोनल स्ट्रेन, जिसके बारे में मुझे लगता है समझ आ गया होगा। और एनर्जी जो होगी वो टॉर्सोनल एनर्जी कहलाएगी। समझ पा रहे हो, कहानी क्लियर है। जो अपोजिशन है कि स्टैगर्ड इक्लिप्स की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि इक्लिप्स की तरफ परेशानी है, तो उस अपोजिशन को, उस स्ट्रेन को, उस टेंशन को ही क्या बोलेंगे, टॉर्सोनल एनर्जी। चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानियां करते हैं, जल्दी से बना लो इसे। इसको भी नोट कर लो कि गिवन मॉलिक्यूल के लिए कन्फर्मर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड करवान, जो फ्री रोटेशन करके डिफरेंट सेटअप्स आप क्रिएट करते हो, उसे कन्फर्मर्स बोलते हैं। जल्दी कर लो। ब्यूटेन की कहानी समझ लो। ब्यूटेन में क्या होगा, ब्यूटेन आप जानते हो क्या होने वाला है, ये H, इससे एक मिथाइल लगेगा, एमी बोले तो मिथाइल ना, CH3, इससे एक H, इससे एक H, और ये एमी मिथाइल। समझ के बात को, मतलब जो दो कार्बन है उनमें से एक के पास क्या रहेगा, CH और मिथाइल, और ठीक ऐसे दूसरे के पास भी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लेसमेंट हमने कैसे करी है, मिथाइल के साथ मिथाइल, H के साथ H के साथ H, इक्लिप्स है, फुल्ली इक्लिप्स है। समझ पा रहे हो, इसको दूसरा वर्ड इसके लिए आप कई बार लोग यूज करते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री, इसका H एक ही साथ। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो, पिछले H के साथ इस H का एंगल कितना बना दिया, 60 डिग्री, तो गॉश बना। ध्यान दो, इसको पिछली बार की तरह स्टैगर्ड नहीं बोल देंगे। क्यों स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट समझो, यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अभी आपने सारे H हैं, यहाँ पे कुछ मिथाइल है, कुछ H है ना, तो इसमें इस फॉर्म को बोलते हैं गॉश। ठीक है ना। और रोटेट कराया, तो अब और रोटेट कराया, तो ध्यान दो इस वाले H का, अब इस वाले H के साथ एंगल जो बन चुका है, कितना बन चुका है, 120 डिग्री, तो इसको बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड। समझ पा लो। फिर यहाँ और हमने मूव कराया, अब इस वाले H और इस वाले H, ये वाला H वहीं रहा, और फ्रंट वाला H अब यहाँ पहुंच गया, तो अब एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। क्योंकि आप देखो मिथाइल के अपोजिट मिथाइल है, H के अपोजिट H है, H के अपोजिट H है। इसको हमने स्टैगर्ड क्यों नहीं बोला था, क्योंकि देखो H के अपोजिट, यहाँ पे देखो H के अपोजिट मिथाइल है, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल होगा तब स्टैगर्ड आप बोलोगे ना, और खासतौर पे एंटी स्टैगर्ड बोलोगे। वजह क्या, क्योंकि मिथाइल एक बल्कियल ग्रुप है ना, तो अभी भी ये अगर आप देखो तो एचएस तो दूर हो गए, बट मिथाइल तो अब भी रिलेटिवली पास है ना, इनको और भी दूर किया जा सकता है, जो कि हमने 180 डिग्री पे ला करके यहाँ पे किया।
कोई दिक्कत तो नहीं, क्या समझ आ गया कहानी को? तो इसलिए इसको बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड। ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। इनमें सबसे ज्यादा क्या होगा, ये स्टेबल मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, मैक्सिमम दूरी पे, मैक्सिमम एंगल पे है। समझ पा रहे हो कहानी को? यहाँ पे एनर्जी का एक ड्रॉ किया मैंने, ये इक्लिप्स है, ई फॉर इक्लिप्स। देखो ये 0 डिग्री पे इक्लिप्स हो रहा है। फिर 60 डिग्री पे आपके पास क्या है, गॉश, थोड़ा रिपल्शन कम हो क्योंकि यहाँ सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास में थे, थोड़े तो दूर हुए। फिर क्या किया, 120 डिग्री पे हमने पार्शियल इक्लिप्स ड्रॉ किया है। अगेन ग्रुप साथ साथ आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड साथ साथ आ गए। लेकिन क्या है, पहले मिथाइल के साथ मिथाइल हुआ करता था, बल्कियर के साथ बल्कियर, यहाँ बल्कियर के साथ छोटा एच, बल्कियर के साथ छोटा है, तो इक्लिप्स है तो, बट इसको पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे क्योंकि सेम टाइप की कहानी यहाँ पे नहीं है। बल्कियर के साथ बल्कियर कंप्लीटली इक्लिप्स नहीं है, इसलिए पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, देखो गॉश की एनर्जी, क्योंकि ग्रुप्स दूर दूर हो गए, यहाँ अगेन ग्रुप्स पास पास आ गए, तो गॉश की एनर्जी पार्शियल इक्लिप्स से क्या होगी, कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, इसलिए ये नीचे है एनर्जी में। और फिर पार्शियल इक्लिप्स आ गया, और फिर एंटी। अब फर्दर जब हमने 180 पे एंगल कर लिया, तो फिर क्या किया, एकदम मिथाइल को अपोजिट मिथाइल वाला सीन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। देखो ये मिथाइल अब यहाँ पहुंच जाएगा, एच यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो अब एंटी स्टैगर्ड। तो यहाँ पे एकदम ऑपोजिट, बल्कियर ग्रुप भी एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए एंटी। अब फर्दर मान लो हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री और घुमा दिया, यानी कि 240 कर दिया, तो ये मिथाइल 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 और एच पास आ जाएंगे ना, फिर से पार्शियल इक्लिप्स आएगा, तो फिर से कुछ आपका ये वाला सीन क्रिएट हो जाना, ये वाला सीन क्रिएट हो जाना ना, समझ पा रहे हो? तो ये वाला सीन क्रिएट होगा, तो फिर इसी पार्शियल इक्लिप्स वाले लेवल पे होगा। और फिर जब फर्दर मूव कराओगे तो मिथाइल एच जब पास पास हो जाएंगे ना, तो जब फर्दर मूव कराओगे तो क्या रहने वाली है कहानी आपकी, देन फिर 300 पे कराओगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, गॉश मिलेगा। फिर 360 पे करा दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, इक्लिप्स। समझ पा रहे हो, वापस क्या मिल जाएगा, इक्लिप्स। तो यहाँ पे कुछ बातें लिख लो कि अगर इक्लिप्स से थोड़ा सोचना, ठीक है, विजुअलाइज करना पड़ेगा, जे लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। इक्लिप्स पे अगर बात करेंगे तो इक्लिप्स से लेकर के अगर हम कहा जा रहे हैं, एंटी स्टैगर्ड पे, एंटी स्टैगर्ड पे, तो एंगल कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 180। ध्यान दो, अगर इक्लिप्स से वापस इक्लिप्स पे आना है तो एंगल 360। विजुअलाइज करो, तो कितनी डिग्री पे आना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, 360 डिग्री। समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे ही एंटी स्टैगर्ड टू एंटी अगर आना है तो कितना, 360। देखो जरा ध्यान से, हेलो, मैं 60 से और मूव कराऊंगा 240 पे, ये मिथाइल एच साथ आएंगे ना, तो क्या बनेगा, पार्शियल इक्लिप्स। फिर और मूव करा दूंगा तो ये मिथाइल और एच ये दूर दूर हो जाएंगे ना, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा, गॉश बनेगा, तो 300 पे गॉश बनेगा। और मूव करा दूंगा तो 360 पे फिर ये मिथाइल जो 300 पे यहाँ पहुंचा था, फिर 360 पे यहाँ पहुंच जाएगा ना, फिर मिथाइल मिथाइल साथ पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इक्लिप्स से इक्लिप्स आने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 360 डिग्री। इक्लिप्स से एंटी स्टैगर्ड जाने पे 180, और एंटी से एंटी आने पे फिर से जब इक्लिप्स से इक्लिप्स 360, तो एंटी टू एंटी भी 360 ना। कर लो जल्दी से, ध्यान से। नंबर ऑफ कन्फर्मर्स अगर ब्यूटेन के पूछेंगे तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, अभी समझा चुका हूँ। दूसरी बात, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लें कि मिनिमम स्टेबिलिटी के साथ मिनिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक जाने के लिए ब्यूटेन में कितने डिग्री से रोटेट कराना पड़ेगा, तो 180। ध्यान दो, वहीं अगर इथेन होता तो कितने से, जस्ट इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने पे 60 डिग्री, वहां मिनिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम जाने के लिए इथेन में सिर्फ 60 डिग्री, बट यहाँ पे मिनिमम स्टेबिलिटी इक्लिप्स वाले से एंटी स्टैगर्ड पे जाने के लिए 180। घुमा के दूसरा पूछे कि मिनिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे जाना है ब्यूटेन में, तो बताओ, तो जीरो से फिर इक्लिप्स, मतलब इक्लिप्स से फिर इक्लिप्स पे आना पड़ेगा ना, तो जीरो से इक्लिप्स वापस कब लौटते हो, 360 डिग्री पे, तो 360 डिग्री। समझ पा रहे हो? मिनिमम स्टेबिलिटी के आने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 360। किसमें, ब्यूटेन में। अगेन किस पे बात कर रहे हो, इथेन और ब्यूटेन, किस पे बात कर रहे हो, उस बेसिस पे मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम स्टेबिलिटी पे आने के लिए एंगल वेरी करेगा। इथेन और ब्यूटेन में एंगल सेम नहीं होने वाला। समझ पा रहे हो? कहानी क्लियर है?
जल्दी से बना लो इसको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये डाईहेड्रल एंगल है। क्या है ये? डाईहेड्रल एंगल। जो कार्बन जो जहां भी जिस भी सेटअप में रहेगा ना इथेन का या ब्यूटेन का, तो वो कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 109.5, उसका बॉन्ड एंगल नहीं बदलेगा। हेलो, एक इंपॉर्टेंट बात जरा नोट कर लो, वरना इसमें भी तुम लोग क्वेश्चंस करते टाइम गड़बड़ करते हो। इसको पॉज करके जल्दी बना लो। कर लिया होगा, जरा समझो, देखो बात समझो। एक डाईहेड्रल एंगल क्या है? फ्रंट और बैक कार्बन के किसी रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन से आप या किसी रिस्पेक्टिव बॉन्ड से एंगल आप ड्रॉ करते हो ना, तो यहां पे सुन लो क्या, कन्फर्मर्स में बॉन्ड एंगल क्या, बॉन्ड एंगल ये क्या, नेवर चेंजेस। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इथेन में CH3 तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या रहने वाला है? मतलब जैसे मैं ड्रॉ कर दूं ना, अगर ये कार्बन उसके एक तरफ CH3 लगा दूं, एक तरफ H, एक तरफ H, एक तरफ H, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो सेम रहने वाला है सब। ठीक है, 109.5 के आसपास ही रहने वाला, वो नहीं बदलेगा। डायहेड्रल एंगल बदलता है, बॉन्ड एंगल नहीं बदलता है। समझ पा रहे हो? बॉन्ड एंगल जितना होगा उतना ही रहेगा। कहानी क्लियर है? जल्दी से ड्रॉ कर लो, क्योंकि कई बार लोग बॉन्ड एंगल क्या होता है देखो, एक ही कार्बन सेंटर के अराउंड ये जो एंगल है इसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और डायहेड्रल एंगल क्या था आपको बताया, बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन का कोई दो बॉन्ड आप ले लो, उनके बीच में एंगल जो ड्रॉ करते हैं तो वो रोटेट करने से बदलता है। रोटेट करने फ्रंट और बैक का एक दूसरे के रेफरेंस में किसी बॉन्ड के अराउंड कहानी बदलती है। बॉन्ड क्या, ये फ्रंट का एक ग्रुप है, ये बैक का एक ग्रुप है, इनके रेफरेंस में कहानियां बदलती है। इनका पहले देखो ना, ये जो इनकी जो एंगल है वो बदल रही है, बट एक ही कार्बन के अराउंड जो दो बॉन्ड है ना उसकी कहानी नहीं बदल रही है। दो कार्बन के अराउंड कहानियां बदल रही हैं एक दूसरे के रेफरेंस में, क्योंकि रोटेट करा रहे हैं। बट एक कार्बन के अराउंड तो जब इसको जैसे मान लो ना, देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं रोटेट करा रहा हूँ, ये सेंटर से ये देखो और ये देखो, ठीक है, मेरी मिडिल फिंगर देखो और थंब देखो। अगर मैं रोटेट करा ही भी रहा हूँ तो मिडिल फिंगर और थंब का क्या एंगल बदल रहा है? मिडिल फिंगर थंब का क्या एंगल बदल रहा है? नहीं। मिडिल फिंगर और थंब का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या एंगल बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं दो ऐसे लगा दूं और फिर बोलूं ये मिडिल फिंगर और ये मिडिल फिंगर, अब बताओ, तो मिडिल फिंगर दोनों के मिडिल फिंगर्स क्या हो रही हैं? वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अभी क्या थी, पैरेलल, और अभी क्या हो गई 90 डिग्री पे हो गई ना लगभग। समझ पा रहे हो बात को? तो कहानी समझ पा रहे हो? दो कार्बन्स के बॉन्ड्स का एंगल बदलेगा रोटेशन से, बट एक ही कार्बन के अराउंड अगर दो बॉन्ड्स की बात करोगे तो वो कहानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेशन से नहीं बदलती है। मिडिल और थंब एक ही कार्बन का देखो और दो कार्बन्स की मिडिल फिंगर्स देखो। समझ पा रहे हो? इतना भी नहीं समझ आया तो बहुत ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, और समझ आ गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। चलो ठीक है, नोट कर लो। एक छोटा सा सर्कस देख लो यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ एच बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। देखो हमें पता है कि जो गॉश फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है देन एंटी फॉर्म, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे गॉश फॉर्म क्या होता है, एंटी से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके पीछे कुछ खास वजह होती है। एच बॉन्ड पहले तो मैं समझा चुका हूँ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से लगे एच जो है, जब उनको दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन मिल जाते हैं तो एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच एक इंटरेक्शन बनती है, जैसे एच बॉन्ड बनती है। जैसे यहाँ पे एन से लगा एच और एफ ये एच बॉन्ड करेंगे, एन से लगा एच और ओ एच बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है ना। तो एच बॉन्डिंग की वजह से इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए गॉश फॉर्म में क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इनको और घुमा दूँ, एंटी बना दूँ ना, एकदम अपोजिट कर दूँ, तो एन से लगा एच और एफ दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें एच बॉन्ड की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा कनेक्शन इनका बन रहा था ना, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए गॉश एंटी से ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम सर्कस है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड अगर ये पास पास रहेंगे, गॉश फॉर्म में रहेंगे, तो आयनिक बॉन्ड आयनिक इंटरेक्शन हो पाएगा। इसके बारे में डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब ज़ोल्ट्राइन पढ़ रहे होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, मेरा मतलब बायोमोलिक्यूल्स में, तो और भी डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल ये कैटायन, ये एनायन अभी पास पास है तो आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। गॉश में अगर एकदम अपोजिट कर दोगे तो फिर क्या हो पाएगा, यहाँ पे आयनिक कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए गॉश क्या एंटी से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर कभी हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन गॉश और एंटी का, तो कैसे निकालोगे? पहली बात तो समझ जाओ, एंटी का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। वजह क्या है? क्योंकि बी आर इधर खींच रहा है, ये बी आर इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या हो गए, ऑपोजिट।
तो दोनों एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। आप जानते हो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। एकदम ऑपोजिट खींचेंगे तो इस तरीके से नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, बॉन्ड तो पोलर होगा बट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, नेट में जीरो फोर्स। तो वही कहानी यहाँ भी है। मुझे लगता है डायपोल मोमेंट तुम्हें बेसिक लेवल पे आना चाहिए, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एंटी वाले का डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ पा रहे हो। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी, मोल फ्रैक्शन एक्स, ये काई जैसा जो बन रहा है मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और ये फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, मान लो कंपाउंड का डायपोल मोमेंट आपको 2 है, गॉश का 6 है, और एंटी का आपके पास कितना है, एंटी का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड जीरो क्या है, अभी बताएं एंटी का क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और यहाँ काई इसका निकालना है, तो ये पूरा फ्रैक्शन जीरो हो गया। ये 6 है गॉश का डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे उसका मोल फ्रैक्शन जो है 1/3 है। आपको पता है एंटी और गॉश का मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी का जाएगा 2/3। जल्दी से नोट कर लो इसे, इसको बना लीजिए आप लोग। अब ये कुछ कहानियाँ जो हो गई हमारी, वो हो गई हैं ओपन चेन के बारे में, कन्फर्मर्स को अभी डिटेल में हम बात करेंगे, और वो रहने वाली है साइक्लोएल्केन्स में, कन्फर्मर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन, इन सब में बात करेंगे। साइक्लोहेक्सेन में अभी यहाँ बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसमें लाके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी लगाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी लगाएंगे। कन्फर्मर्स तो पढ़ेंगे ही, चेयर फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।